Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2020. Already we discussed part 1 to 26. Now we are going to discuss here part 27. Then let's start it. Okay, then here question number 261. Which of the following statement regarding the कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज आर करेक्ट? ओके, देन ये हम लोग का 2020 में था कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में. तो कौन सा इसमें से करेक्ट है उसको थोड़ा सा देखेंगे, फिर इसका आंसर सही आंसर सेलेक्ट करके हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी जाएंगे. ओके, इट विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज मल्टीपर्पज लिफ्ट इरिगेशन विथ ए कैपेसिटी टू एक्सट्रैक्ट 1 TMC फीट वाटर. ओके, then it is being built across the Godavari river in the Nasik district of Maharashtra. The advantage of lift irrigation is the minimal land acquisition and low water losses. Then question number 1 हम लोग का गलत हो जाता है. ये सबसे बड़ा वाला लिफ्ट इरिगेशन है बट इसका कैपेसिटी है 2 TMC और अभी प्रपोज भी किया गया था, अभी 3 TMC है. ओके, पहले प्रपोज किया गया था उसके बारे में, तो अभी 3 TMC हो गया है. और अभी ये जो गोदावरी रिवर के ये में ही है, बट ये नासिक महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है, ये हम लोग का तेलंगाना में है. ओके, देन थर्ड वाला हम लोग का एकदम से करेक्ट है, तो क्वेश्चन ऑप्शन 3 हम लोग का करेक्ट हो जाता है, बी ओनली 3. ओके, तो चलिए देख लेते थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन. ये देखिए मई 2020 को तेलंगाना का ये गवर्नमेंट जो था ये किए थे, इसको 2 TMC से 3 TMC के लिए वो ये किए थे. फिर दूसरा क्या है, अक्टूबर 2020 में इसके बारे में थोड़ा बहुत और दिखाया गया था, दिया गया था न्यूज़ में, जो पंपिंग कैपेसिटी उसका है उसको और थोड़ा इंक्रीज करने के बारे में. देन स्टेटमेंट 1 हम लोग का रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो 1 TMC नहीं है, 2 से 3 होने वाला था, तो अभी 3 हो चुका है. ओके, ये पहले का है इसलिए यहाँ पे ऐसे है. देन दूसरा क्या है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज पर्पज लिफ्ट इरिगेशन. हम लोग का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वाला है. दूसरा वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाला बनने वाला है लेकिन अभी तक नहीं बना है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बनाएंगे कि कौन सा कंट्री में है और नाम उसका क्या है, उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे. ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे. देन स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इसको इंक्रीज करने वाला था 3 TMC वाटर ये में, तो ये ऑलरेडी अभी तो हो चुका है, पहले जो ये था उस समय का है. ओके, देन हम लोग का 3 का क्या है, ये एडवांटेज लिफ्ट इरिगेशन है जो मिनिमल लेड एक्विजिशन प्रॉब्लम को लो वाटर लॉसेस में ये करने वाला है और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को. ओके, देन 262 खोलोंगचो प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर जॉइंट वेंचर्स प्रोजेक्ट साइन बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो ये हम लोग का जो खोलोंगचो प्रोजेक्ट है इंडिया और कौन सा कंट्री के बीच में ये साइन हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है. तो हम लोग का भूटान के साथ में ये साइन हुआ है, तो देखेंगे थोड़ा सा. ये देखिए, इंडिया एंड भूटान 2 के मेजर स्टेप फॉरवर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 600 मेगावाट खोलोंगचो प्रोजेक्ट. Their first hydro project joint venture project in Bhutan's less developed eastern region of Trasiangse. और ये 2008 में भी उसके बारे में क्या है, प्रोजेक्ट के बारे में एग्री हुए थे. देन फर्स्ट टाइम क्या है, इंडिया भूटान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्ट किए थे 50-50 जॉइंट वेंचर और नॉट एज ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट में नहीं था. Okay, then question number 263, consider the following statement about the eastern waterway connectivity transport grid. Okay, then the project aim to provide seamless connectivity between National Waterway 1 and National Waterway 2. It also aimed to develop an economic corridor of waterway and coastal shipping for Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Telangana, West Bengal and Northeastern state of India. तो ये जितना भी स्टेट यहाँ पे गया है उसके बारे में कोई भी मतलब थोड़ा भी यहाँ रिलेटेड नहीं है, तो ये हम लोग का गलत है. It aim for the regional irrigation of 5 countries, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar in the South Asian region. ओके, देन हम लोग का कौन सा करेक्ट हो जाता है देख लेते हैं थोड़ा सा. ये हम लोग का 1 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है और 3 करेक्ट है. देन 1 and 3 हम लोग का करेक्ट हो जाता है, सी. ओके,
तो यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, यहाँ पे जो वाटर कनेक्शन के बारे में है, नेशनल वाटरवे है 1 और 2, ये हम लोग का बांग्लादेश प्रोटोकॉल का ये से होके जाता है, इंडो और बांग्लादेश प्रोटोकॉल से। और उड़ीसा ये सब स्टेट यहाँ पे नहीं आता। ये कौन कौन सा स्टेट में जाता है? यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम से होके जाता है। ओके, देन हम लोग का जो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये हम लोग का ये है नेशनल वाटरवे 1 में है। देन स्टेट ऑफ आसाम हम लोग का नेशनल वाटरवे 2 है। ओके, देन यहाँ पे हम लोग का जो इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 5 और म्यांमार, ये 5 ये का रीजन के साथ में, काउंट्री के साथ में ये एम रखा है कि वहाँ पे ट्रेड ये सब कर सकें अच्छा से। ओके, देन 264 विच एमंग द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट इज द जैन वर्जन ऑफ रामायणा इन विच रावण इज प्रेजेंटेड एज ए ट्रेजिक hero who is killed by Lakshmana, not by Rama, who embodies all the Jainism virtues including non-violence। देन यहाँ पे क्या है, जो जैनिज्म वर्जन में एक टेक्स्ट बुक है रामायण के नाम पे, मतलब रामायण के ऊपर ये किया गया है, दर्शाया गया है। बट वहाँ पे क्या है, रावण जो है यहाँ पे क्या है, एक ये है ये है ट्रेजिक हीरो होता है और उसे मारने वाला होता है लक्ष्मण, जो कि हम लोग हमेशा रामायण में यही जानते हैं कि राम ने रावण को मारा है। बट वो लोग का नियम से और वो लोग का टेक्स्ट बुक के हिसाब से लक्ष्मण ने रावण को मारा था, और राम क्या था, वो नॉन वायलेंस को पसंद करने वाले थे, इसलिए उसने कुछ नहीं किया है। इस तरह से वो लोग का जैनिज्म का एक वर्जन है रामायण के ऊपर। तो वो बुक का नाम क्या है, इसमें हम लोग को जानना है कि कौन सा बुक है वो। ओके, देन पोमाचार्यो शिवा का चिंतामणि भालयापथी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन से हो जाता है पोमाचार्यो। पोमाचार्यो में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण ने रावण को मारा था और राम क्या था, नॉन वायलेंस पसंद करने वाले थे और वो जैनिज्म के एक भक्त थे, इस तरह से कुछ है। ठीक है, और बाकी सब तो ये अलग अलग है, तो इसके बारे में भी आप लोग चाहो तो डिटेल में देख लीजिए। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। द पॉपुलर एंड डायनामिक ऑफ द रामा स्टोरी इज इंडिकेटेड बाय द फैक्ट दैट अपार्ट फ्रॉम द वाल्मीकि रामायण। ओके, देन वाल्मीकि का रामायण में जो हम लोग जानते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बुक है जो रामचरिता मानस, देन तमिल वर्जन में इरामा भाताराम, उसका बुद्धिस्ट वर्जन में क्या है, दशरथा जटका। देन अलग अलग है, जैन वर्जन में भी ये पोमाचार्यो ये है। तो इसमें क्या है, सबका अलग अलग ये है, बट सभी चीज़ मिलता है। बट यहाँ पे जो जैनिज्म का है वो इसी में थोड़ा अलग दिया हुआ है कि लक्ष्मण ने राम को मारा है और राम क्या थे, वो एक जैनिज्म के ये थे, सेंट थे, उस तरह का कुछ लिखा हुआ है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 265 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज आर इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट वाला हमें देखना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है सबसे पहले इनकरेक्ट वाला। नो स्टोन बिल्डिंग हैज बीन फाउंड एट आइदर हड़प्पन और मोहनजोदारो। हड़प्पन एंड मोहनजोदारो वेर बिल्ड according to a similar plan with a citadel in the west. At Mohenjo-daro, 9 layers of buildings have been found, with new buildings being built on top of the older layer. तो ये हम लोग का कौन सा इनकरेक्ट है वो देखेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे हम लोग का जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ था सब करेक्ट था, तो इनकरेक्ट वाला एक भी नहीं था यहाँ। तो हम लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, नॉन ऑफ दी अबव आर इनकरेक्ट, डी। ओके, देन स्टेटमेंट 1 में आप लोग वहाँ पे तो देख चुके हैं, डिटेल में यहाँ पे है। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं शेयर कर दूंगी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 266। देन इससे पहले मैं और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज अभी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत कम दिन बच गया है एग्जाम के लिए, और ये बहुत ही फायदेमंद वाला है, क्योंकि मैं जितना भी ये क्वेश्चन लेके आती हूँ करेंट अफेयर से बेस लेके आती हूँ, तो आप लोग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो भी यूपीएससी के लिए प्रीलिम कर रहे हो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप लोग खुद भी नहीं कर रहे हो तो फिर भी अगर आप शेयर करोगे तो मे भी उन लोगों तक पहुँच पाएगा जिसका इसका ज़रूरत है। बिकॉज कोरोना के काल में आजकल क्या है, कोचिंग सेंटर का प्राइस इतना बढ़ गया है, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है,
तो लोगों के पास में इतना मनी भी नहीं है कि वो लोग ये सब बियर कर सके, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266, विच ऑफ दिस रूलर्स रेंज डिड अमीर खुसरो नॉट विटनेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो अमीर खुसरो जो थे हम लोग का पोइट थे, फिलोसोफर थे, तो वो क्या है, कौन सा ये के रीजन में था, यहाँ पे नहीं था, उसके बारे में दिया हुआ है, कौन सा रूलर के रीजन में नहीं था, टाइम पर नहीं था या पीरियड पर नहीं था। देन अलाउद्दीन खिलजी उसके टाइम पे था, गियासुद्दीन तुगलक उनके टाइम में भी था, गियासुद्दीन बलबान के टाइम में भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में ये नहीं थे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। देन पोइट अमीर खुसरो वाज द 14th सेंचुरी काउंटर टू 7 किंग। ओके, 7 किंग को वो सर्व किए थे। देन उसमें से क्या है, गियासुद्दीन बलबान भी आता है, जलालुद्दीन खिलजी भी है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है। ओके, लेकिन हम लोग का जो ये थे गियासुद्दीन तुगलक ये नहीं थे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 267, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ओके, वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो हुआ था 1956 में, क्योंकि हम लोग का जितना भी रिवर होता है वो क्या है, एक स्टेट से होके दूसरा स्टेट को होके गुजरते हुए जाते हैं, तो उसमें क्या है, बहुत सारा वाटर डिस्प्यूट होता है, स्टेट में डिस्प्यूट हो जाता है कि ये वाटर हम लोग का रिवर का है, वो लोग यूज नहीं करना चाहिए, वहाँ पे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस तरह का बहुत होता है। और अभी मतलब हमेशा हर साल वो झगड़ा जो होता है कावेरी रिवर को लेके, कृष्णा रिवर को लेके हमेशा झगड़ा होते रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और लास्ट टाइम ओडिशा में भी ऐसे हुआ था, महानदी को लेके छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी बहुत सारा डिस्प्यूट हुआ था, तो इसलिए ये मैं डाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। द एक्ट empower the central government to set up ad hoc tribunal for the adjudication कैन वाटर डिस्प्यूट बिटवीन 2 और more स्टेट। ओके, तो कौन सा वाला हम लोग का यहाँ पे करेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओके, देन यहाँ पे देख लेते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट। देन 1 रॉन्ग हो जाता है हम लोग का, 2 हम लोग का करेक्ट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकता है, हम लोग स्टेट में ही जो भी करना है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे 1 रिवर बोर्ड आर इस्टेब्लिश अंडर द रिवर बोर्ड एक्ट 1956। ओके, रिवर बोर्ड एक्ट इसके ये क्या था, इस्टेब्लिश किया था, और ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अप द एड होक ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन 2 और more स्टेट। ओके, देन बोलो खाली एड होक बिठा सकते हैं बट और कुछ नहीं कर सकते हैं, और डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग, और जो भी ट्रिब्यूनल हम लोग का डिसीजन लेगा कि इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो वो हम लोग के लिए फाइनल और बाइंडिंग रहेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते, ना ही दूसरा कोई भी कोर्ट कुछ कर सकते हैं। Okay, then question number 268, with reference to the Bodo tribe in India, consider the following statement। तो बोडो ट्राइब के बारे में बहुत सारा न्यूज़ में आते रहता है, इस बार भी आया था, जो अप्रैल और में इलेक्शन से पहले में भी आया था कि राहुल गांधी जी जो वहाँ पे ये कराना चाहते थे 244A को और भी इम्प्रूव कराना चाहते थे आर्टिकल को, तो उसके बारे में है। तो चलिए देख लेते थोड़ा। दे आर द सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी अमंग द नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब इन आसाम। Bodoland Territorial Council is an autonomous body under the 6th schedule of the Constitution। तो कौन सा हम लोग का करेक्ट हो जाते हैं वो देखेंगे थोड़ा सा। हम लोग का 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ओके, देन बोथ आर करेक्ट आंसर। तो यहाँ थोड़ा सा देखेंगे स्टेटमेंट, बोरो आर द सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी अमंग द नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब इन आसाम। ओके, वहाँ पे और भी है, काचारी है और दूसरा भी है बहुत सारा, लेकिन बोडो को क्या है वहाँ पे जो नोटिफाइड ट्राइब में लिया गया है, शेड्यूल ट्राइब में लिया गया है। देन दूसरा हम लोग का क्या है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ 6th शेड्यूल। ओके, 6th शेड्यूल के अंदर में ये ऑटोनोमस बॉडी हो जाता है। वहाँ का जो है गवर्नर ये सब कोई डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो जो हम लोग का नेशनल शेड्यूल कास्ट के जो ये रहते हैं वो ले सकते हैं।
ओके और एरिया भी ये सब जुरिडिक्शन ये सब क्या है 2003 में अकॉर्डिंग टू 2003 ये सब बताया गया था टेरिटोरी ये होने वाला है। और जनवरी 2020 में भी इसके बारे में बताया था कि बोडोलैंड जो है रीनेम टेरिटोरियल रीजन होना चाहिए, इस तरह से बोल रहे थे, बट ऐसे कुछ नहीं हुआ है। ओके चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 269, ए राइज इन जनरल प्राइस लेवल में बी कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ओके तो कौन सा इवेंट में हम लोग का जो प्राइस होता है जनरल प्राइस वो बढ़ जाता है। जैसे कि अभी हम लोग का ऑयल का बढ़ गया है, इवन खाने का ऑयल का तो बढ़ ही गया है, पेट्रोल और ये सब का भी बढ़ गया है, तो जितना भी तेल चीज़ है वो सब यूज नहीं करना चाहिए, वही बेटर है। ओके चलिए देखते हैं। ईजिंग द मॉनिटरी पॉलिसी एंड नेचुरल कलामिटी एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। ओके अगर कोई भी चीज़ का डिमांड हो तो वो उसका प्राइस इवन बढ़ ही जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत है तो प्राइस बढ़ाने से भी क्या है लोग उससे लेंगे। देन नेचुरल कलामिटी जो होता है, जो कि हम लोग का जो बाढ़ आ जाता है या फिर सूखा पड़ जाता है, इस तरह से क्या है नेचुरल कलामिटी होने से क्या है जो प्रोडक्ट का ये है ये कम हो जाता है, प्रोडक्ट कम हो जाते हैं तो उसका डिमांड बढ़ने लगता है। अभी अगर मार्केट में कोई भी अखबार फैला दो कि प्याज का दाम 100 रुपया होने वाला है, देन हर कोई जाके 100 केजी 200 केजी प्याज खरीद के लेके आ जाएंगे स्टोर करके रखने के लिए। तो इस तरह से होता है नेचुरल कलामिटी जब भी होता है, थोड़ा सा भी कुछ भी अखबार भी हो जाए तभी उसे ज़्यादा खरीद लेते हैं और दूसरे दिन उसका प्राइस भी ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है। देन दूसरा क्या है ईजिंग द मॉनिटरी पॉलिसी। देन मॉनिटरी पॉलिसी भी क्या है हम लोग का ये होने से ज़्यादा अगर मार्केट में रुपया ज़्यादा है तब भी हम लोग का क्या है प्राइस का डिमांड ये हो जाता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, कोई भी सामान का डिमांड बढ़ जाता है। देन ऑल आर करेक्ट 1 2 3। Okay, a rise in general price level is that inflation can be caused by either demand pull factor or cost push फैक्टर। ओके तो हम लोग का ये डिमांड पुल और कॉस्ट पुल फैक्टर में जाता है। ईजिंग द मॉनिटरी पॉलिसी रिजल्ट इनटू मोर मनी इन द हैंड ऑफ पीपल। अगर रुपया भी ज़्यादा हो तब भी हम लोग क्या है जो भी प्राइस होता है वो बढ़ने से भी हमें कोई टेंशन नहीं रहता, हम आराम से गुड को खरीदना चाहते हैं लेना चाहते हैं, तो उससे भी हम लोग का प्राइस जो है बढ़ जाता है सामान का। दूसरा क्या है नेचुरल कलामिटी जब भी होता है उसमें भी क्या है गुड ये सब का शॉर्टेज होता है, तब भी लोगों को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहिए और डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो खरीद के स्टोर करके रख लेते हैं, इसके वजह से भी ये ज़्यादा जो उसका ये प्राइस है बढ़ जाता है। ओके देन आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 270। जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल प्रोविजंस आर प्राइमरीली कंसर्न विथ। ओके तो हम लोग का एंटी जो ये होता है एवॉइडेंस रूल होता है उसके ऊपर है लोन डिफॉल्ट, राउंड ट्रिप ऑफ मनी, बेल आउट ऑफ फार्म बाय द गवर्नमेंट, देन साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड। तो हम लोग का राउंड ट्रिपल ऑफ मनी होता है, ट्रिपिंग राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी में ये जाता है हम लोग का एंटी एवॉइडेंस रूल। तो यहाँ पे ये देख लीजिए ये है जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल इज मीन टू प्रिवेंट टैक्स एवॉइडेंस। ओके ये क्या है टैक्स एवॉइडेंस के लिए प्रिवेंट किया गया है। इट इंश्योर दैट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स वुड बी टैक्सेबल इफ देम derive directly or indirectly their value substantially from assets located in India। ओके तो यहाँ तक हम लोग का था आज का। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और लेके आऊँगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि 600-700 प्लस क्वेश्चन एग्जाम से पहले कराऊँ। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि कि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे और मैं भी ये करूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।